મિત્રો નમસ્કાર. મિત્રો, આજના આ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત અને આજના આપણા અતિથિનું પણ સ્વાગત કરીએ. મિત્રો, આજના આપણા અતિથિ છે એ છે શ્રીમતી વિજયાલક્ષ્મી ગુપ્તા. તેઓ હિન્દી ભાષી છે. આપણે એમની જોડે વાત એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે એક લાંબા વિરામ બાદ તેમણે અભ્યાસ ફરીથી શરૂ કર્યો. તેઓ માસ્ટર ડિગ્રીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. અભ્યાસ અધૂરો કૌટુંબિક જવાબદારીઓને કારણે એમણે છોડ્યો. લાંબા વિરામ બાદ એમણે એ માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને ત્યાર પછી તેઓ પીએચડી પણ થયા. આપણે એમની સાથે વાતચીત હિન્દીમાં કરીશું કારણ કે તેઓ હિન્દી ભાષી છે. તો આપણે સ્વાગત કરીએ વિજયાલક્ષ્મી ગુપ્તાજીનું આપણા આકાશવાણી સ્ટુડિયોઝમાં અને એમની સાથેની વાતચીત એમના જ શબ્દોમાં આગળ વધારીએ. राजापुर है, एक कस्बा है और कस्बे में ये मानसिकता होती है लोग क्या कहेंगे, इस कारण से मैं फिर अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई. इसके बाद जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और सास ससुर की भी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं. इस तरह धीरे धीरे उस जिम्मेदारियों को करते मुझे बहुत समय निकल गया. तब मेरे बेटे उस समय एमएस कर रहे थे तो उन्होंने कहा मम्मी जी आप कर सकती हैं यदि आपका इंटरेस्ट है. मैंने कहा बहुत समय हो गया और एमए का 1 वर्ष में मैंने पता किया तो वहां पर पता लगा कि 1 वर्ष होने पर एमए बेकार हो जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पुनः फिर से नए सिरे से करना शुरू पड़ेगा. तो मैंने उसको किया और वो कंप्लीट होते मुझे ऐसी लगन लगी, मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे भी बढ़ना चाहिए. आपने जब पहले अभ्यास कर रही थी, अभ्यास छोड़ा और फिर से एमए आपने ज्वाइन किया, कितने सालों का फासला रहा? वो 25 ईयर्स, 25 सालों के बाद आपने एमए कंप्लीट किया. जी, मेरा बहुत बढ़िया. पहले 1980 का था और उसके बाद मैंने 2006 में कंप्लीट किया. जी, तो क्या अनुभव है आपने जब एक जो साथी स्टूडेंट थे उससे आप काफी, आपकी उम्र भी बड़ी थी, आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा था, तो क्या अनुभव रहा? आपने फिर से जब एमए शुरू किया, आपने एमए कंप्लीट किया, क्या अनुभव रहा? कोई एक आधी बात जो आपको याद रहती है? अनुभव कुछ मेरे सुखद भी थे और कुछ कड़वे भी कहने चाहिए थे जैसा कि होता है, क्योंकि वो बच्चे मेरे बच्चों की उम्र से भी कम थे जी. क्योंकि मेरे बड़े बेटे उस समय एमएस कर रहे थे और वो बच्चे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे. प्रधानाध्यापक भी वहाँ के बहुत ही अच्छे थे डिग्री कॉलेज के. वो मेरा बहुत सहयोग करते. जैसे मैं कस्बे में थी, कस्बे में लोगों को थोड़ा औचित्य नहीं लगता है कि कोई बहू जा करके अपनी पढ़ाई रेगुलर करे. उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया. वो 2 दिन 3 दिन अधिक समय दे करके मुझे पढ़ा देते. फिर उसके बाद सबसे कटु अनुभव ये था मेरा, मैं जब एग्जाम देने गई फाइनल का जी. तो वहां पर टीचर जो गार्डिंग में लगे हुए थे वो मुझसे पूछने लगे आप और एग्जाम देने आई हैं. मुझे थोड़ा सा बहुत वो लगा. फिर वो उस पर भी पूछा अच्छा हम समझ गए आप प्रमोटेड होने के लिए दे रही होंगी पोस्ट ग्रेजुएशन. मैंने कहा नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करती हूँ. तो फिर बोले कि अच्छा मैं समझ गई आपके बच्चे नहीं हो रहे होंगे. मैंने कहा ऐसा है मैं एग्जाम दे लूं उसके बाद आप मुझसे बात करिए तो हम आराम से बात कर सकेंगे. तो कहें आप श्योर जाइएगा? नहीं. मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी. फिर पेपर मैंने आधा घंटे पहले खत्म कर लिया और उनके पास बैठ गई. तो इससे हद तो जब हुई, उनका पूछने का क्रम ही नहीं रुका और 2-3 लोग भी आ गए. उसमें जेंट्स भी थी, महिलाएं भी थी. कहने लगी मतलब निश्चित आपके अगर बच्चे हुए हैं तो फिर आपके लड़कियां ही लड़कियां हुई होंगी. जब मैंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं तो मैंने कहा नहीं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, उससे कोई फर्क नहीं है. तो कहते हैं तब तो फिर निश्चित ही आपके पति आपको नहीं रख रहे होंगे तो आप भरण पोषण के लिए कर रही होगी. यानी बहुत सारे सवाल पूछे गए. हाँ, बहुत सवाल पूछे गए. मैं इतना परेशान हो गई. मैंने कहा क्या हम अपने लिए नहीं कुछ कर सकते? मैंने कहा अब तो बहुत अति हो गई इनकी पूछने की. मैंने कहा आप ये बताइए हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? जॉब के लिए ही करते हैं या भरण पोषण के लिए ही करते हैं? ऐसा नहीं है. तब फिर वो लोग चुप हो गए. तो एक यानी आपने एक मिसाल
उनके सामने रखी कि अपने लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी मिसाल रखी। विजयलक्ष्मी जी, फिर आपने पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में किया, वो यात्रा कैसे शुरू हुई, यात्रा के कुछ पड़ाव के बारे में कुछ बताएंगी? फिर मेरे जो डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कहें आप अच्छे से कर सकती हैं। अब वो वही था कि जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि सुंदरकांड में का चुप साध रहा बलवाना, उसी तरह से मुझे अपने पर उतना आत्मविश्वास ही नहीं हो रहा था जी, जी, जी। कि मैं अब भी दूसरों के कंपटीशन में बैठ सकती हूँ। तब उन्होंने कहा आप एंट्रेंस देकर तो देखिए। मैं एंट्रेंस देने गई, वहां पर एंट्रेंस में कम से कम उस समय भी 600 बच्चे थे। ओहो। और उसमें से लिए जाने थे मात्र शायद 20 बच्चे लिए जाने थे। और मेरा तो बहुत वहीं पर थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा क्या करूंगी। फिर मेरे हस्बैंड साथ में थे, वो कहें जो तुमने पढ़ा है बस उसको ही बताना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। मैं वहां पर गई, बस मुझे फिर थोड़ी देर में मैं एकदम से सामान्य हो गई और मैंने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। फिर जब वो रिजल्ट आया तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं पहले थोड़ी सी नर्वस हुई। तो उन्होंने फिर दोबारा से बोला, कहें आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या बात है? हाँ, आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में है। वाह। और बाय चांस 2 लड़कों का दूसरी जगह हो गया तो फिर आप उनकी जॉब में, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद फर्स्ट वेटिंग होने के कारण वो जगह मुझे मिल गई और मैंने इसको संस्कृत में कंप्लीट किया। मेरी पीएचडी का जो विषय था वो संस्कृत में भर्तृहरि के वैराग्य शतक और सिल्हण के शांति शतक का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जो मेरी उम्र को मैच कर रहा था। उस समय मैं 52 की थी। तो कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा रहा पीएचडी करने का? क्योंकि चुनौती अभी बहुत बड़ी थी और पीएचडी करना वैसे भी कोई आसान काम नहीं है। हाँ, उस समय मुझको बहुत सी चुनौतियां थी, क्योंकि जो मैंने, एक तो सिलेबस का अंतर था जी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हम संस्कृत में पुस्तकें तो जरूर पढ़ते थे, उसमें किताबें पढ़ते थे, वो सब तक का तो ठीक था। पर यहाँ पर संस्कृत टू संस्कृत थी, संस्कृत विद्यालय में वो एक लैंग्वेज के रूप में था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने धीरे धीरे, सबसे पहले मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेट किया। अच्छा। क्योंकि मुझे इसका अनुभव अच्छा था। मैंने संस्कृत की ग्रामर मेरी अच्छे से मैंने तैयार की थी, इसलिए मेरी जो लघु सिद्धांत कॉमेडी थी वो बहुत अच्छी थी, तो मुझे ट्रांसलेट में दिक्कत नहीं होती थी। फिर बहुत से ऐसे सहयोगी भी मेरे इस रास्ते में आए। एक 85 इयर्स के थे प्राचार्य। अच्छा। उन्होंने मेरी मदद की। वो खुद बुलाते, यहाँ तक कहा कि वो उनके घर में पत्नी कहती कि आपको आंखों का सर्जरी हुई है, अभी मत कराइए। पर वो कहते नहीं, मुझे आंखों से नहीं पढ़ना है। उनको पूरा इतना याद था, कंठस्थ था। अच्छा। तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की और धीरे धीरे ये मेरा पड़ाव चलता ही गया और मैंने अपनी पीएचडी के अंत में मुझे डिग्री अपने राज्यपाल श्री रामनाईक जी के हाथों से फिर मिली हुई। बहुत अच्छा। तो आपने ये एक अपनी शिक्षा यात्रा के बारे में बताया, लेकिन आप बहुत कुछ लिखती भी है, क्या क्या लिखती है वो थोड़ा बताएंगी? जी, मैं पहले मैगजीन में लिखती थी, जैसे छोटी बाल मैगजीन थी, इस तरह की। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, फिर उसके बाद पहले तो हमको पोस्ट करनी होती थी, तो बहुत पोस्ट में दिक्कतें आती थी। फिर जब से ये कोविड का समय हुआ तो घर में मेरे बेटे भी लिखते थे जी। तो मैंने कुछ समय उनके ही साइट से लिखा। तो मैं अपने नाम में विजयलक्ष्मी अनाम अपराजिता भी लगाने लगी। अच्छा। क्योंकि मैंने उनके साथ में अनाम अपराजिता के नाम से लिखा, अपना नाम नहीं शो किया। मुझे कुछ उस समय झिझक भी हो रही थी। फिर आते आते धीरे धीरे मैंने 2022 में प्रतिलिपि ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और प्रतिलिपि में मैंने, इस समय मेरी कम से कम 1500 रचनाएं हैं। ओहो। जिनमें से कुछ धारावाहिक हैं और कविताओं के सीजन भी हैं। धारावाहिक में मेरा जो अपराजिता है वो 140 भाग का है। अच्छा। और वो लोगों ने अच्छा पसंद किया है। एक मेरा है घूंघट की ओट में जी। एक सुखमणि है दूसरा, और धापू है। इन
उपन्यासों की मेरी ये विशेषताएं हैं कि ये पूरी महिलाओं के ऊपर है अच्छा। और इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है। इनमें यथार्थता है जो कि मेरे आसपास से ही है जी। और कुछ जो मैंने लिखे, मेरे झरोखे की चांदनी है, एक अमावस का चांद है। मैं यहाँ पर उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप एक मेरे धारावाहिक को आधार रख दे करके आप एक धारावाहिक लिखिए मेरी स्टोरी को। क्या बात है। तो मैंने उनको भी लिखा। वो तो एकदम इतनी भावाभिभूत हुई। मैं उनको केवल बाई इस फोन से ही जानती थी जी। मेरा कभी उनसे सामने से नहीं मिली थी, पर वो बहुत खुश हुई। कहें मुझे दीदी इतना अच्छा लगा कि सच में वो कहानी ऐसी जाती है कि उनकी 3 बेटियां रहती हैं जी जी। और बेटियों के कारण उनको बहुत ताने सुनने मिलते हैं इस उम्र में भी, कि अभी भी ऐसा लोग की सोच है जी। तो इन्हीं सब पृष्ठभूमि को रखते हुए मैंने अपने धारावाहिक लिखे हैं। जैसे धापू, एक ऐसी लड़की की कहानी है कि राजस्थान में मैं गई थी घूमने के लिए, उदयपुर गई थी और 2-3 जगह जी। तो मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक तो पैदल चलती हूँ जिससे वहां के लोगों से संपर्क हो सके और वहां के लोगों को जान सकूं। तो वहां पर ऐसे नाम कोई हैचकी रखता, कोई अंतिमा रखता, कोई धापू रखता। अच्छा। कि मतलब जिससे लोगों को ये लगे कि नेग्लेक्ट हो रही हैं लड़कियां हैं। ऐसी मानसिकता के चलते मैंने धापू कहानी लिखी, जो एक लड़की बहुत ही सुंदर रहती है पर उसकी जो माँ है उसकी शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी और भी 3 बहनें होती, वो सबसे छोटी होती और घर में कुछ होता भी नहीं है। तब फिर उसको एक बहुत रिश्ता अच्छे घर का आता है पर उसमें ये रहता है। तो धापू कहती है ऐसा कैसे है माँ सा, जब सब मना कर रहे हैं और ये इतने बड़े जमींदार का लड़का। जब सामने से देखती है तो लड़का बिल्कुल एकदम काला ही कहना चाहिए रहता है। अच्छा। उसको बहुत ज्यादा, पर जब वो सुनती है कि ये मुझको आगे पढ़ने देंगे जी। तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद उनकी जीवन यात्रा चलती है। उसको सामंजस्य करना बहुत कठिन होता है। हम कहते कुछ दूसरा है पर जब साथ में सामंजस्य करते हैं बहुत अलग बात तो होती इस उतार चढ़ाव से चलती है कहानी, चलती है और अंत में वो धापू IAS का एग्जाम भी पास करती है। क्या बात है। और वो हमारे सामने आती हैं। ऐसी मैंने देखा बहुत सी ऐसी पृष्ठभूमि की महिलाएं हमारे निकल रही हैं। बस एक हमको साहस चाहिए और कर्मठता चाहिए। लोग क्या सोचेंगे ये भावना हमें छोड़ देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई विजयलक्ष्मी जी। तो आपकी कोई कविता हम श्रोता दोस्तों से साझा करेंगे? जी, कविता मैं इस तरह में इसी पृष्ठभूमि में जो महिलाओं को इंगित करके मैंने लिखी है और हमारे आसपास की ही है। या कहिए कि मैं महिलाओं को एक वो देना चाहूंगी, मैसेज देना चाहूंगी। हाँ। मेरा यही सोच रहती है कि मैं महिलाओं को कुछ प्रेरणा दे सकूं, ऐसा लेखन करूं जी। और युवकों को अपने एक दिशा मिल सके जी। और जो टूटे हुए हैं उनको एक सहारा अपने साहित्य के माध्यम से दे सकूं। उसी पर मैंने एक अपनी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको लिए मैंने ये कविता लिखी है। जी। ये कविता अपने परिवार के लिए समर्पित नारी की कहानी है जो उसने अपने जीवन में गलती की। ये 1960 से लेकर 1975 तक के दशक की महिलाओं की है जी। तो दूसरे न करें इस गलती को, यही प्रेरणा देती हुई कि जीवन में अपना भी अधिकार है, अपने लिए खुद जीना सीखें। जी। लीजिए मेरी कविता एक लम्हा। जी। एक लम्हा खुद को भी देना, कभी तुम वक्त निकाल के, ख्यालों की कुहस कुछ बिसरी यादों की धुंध पोंछ के, उस लम्हे को मैं तो पा सकी ना, पर लगा कहीं खो दिया रिश्तों की गहराई में लगा गोते, मेरा दिल ही था रो दिया
गिनती रही दिन के मैं घंटे, घड़ी देखना ही भुला दिया। गुजरते गए कुछ यूं ही हर लम्हे, सुकून फिर भी ना हिया। हमारी नजाकत का किस नफासत से तुमने दिया सिला, फिर भी हम कर न सके कोई बात की तुमसे गिला। हमने अपनी जिंदगी ही उनके नाम की कुर्बान, क्यों न वे भी एक छोटा लम्हा ही कर सके हमारे नाम। लम्हा लम्हा मैं सहेजती, टूट टूट करियों रही बिखरती। आज बीते हर लम्हे को सजा मैंने खुद को सजा दिया। यहाँ पर सजा का मतलब दो अर्थों में लिया गया है। एक तो मैंने अपने को पेश कर दिया और उस लम्हे को मैंने जोड़कर उस लम्हे को चुनकर, और दूसरा है कि उस लम्हे से मैंने अपने खुद को ही सजा दे दी, जो अभी तक मैं यही सोचती रही लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अपने सुमन को कर रफू, पत्ती पत्ती होने से बचा लिया। यहाँ सुमन का दो अर्थों में है। एक तो सुमन जो मेरा अच्छा मन था वो टूट रहा था धीरे धीरे पत्ती पत्ती की तरह से, तो मैंने उसको रफू कर दिया। और दूसरा ये फूल की पंखुड़ी से बहुत अच्छा कि मैंने उसको बहुत संभाल कर रखा, उसको रफू कर दिया तो पत्ती पत्ती होने से बच गया। तो विजयलक्ष्मी जी, अंत में हमारे श्रोता दोस्तों के साथ कोई एक आपकी रचना साझा करना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये मेरी है कि शहर तुम गांव चलो जी। ये हम जो गांव से चले तो आते हैं, पर मिट्टी के रिश्तों की मिठास और जीवन की सादगी जो बसती है उसको नहीं भूल पाते हैं। ये उसी पर मैंने कविता लिखी है। शहर तुम गांव चलो, जहाँ धूल में सपने बुनते हैं, जहाँ खेतों में जीवन सजते हैं, जहाँ वट छांव नीचे दो प्रेमी मिलते हैं। शहर तुम गांव चलो, जहाँ जीवन है धड़के, हरियाहट प्रेम महकता है, जहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू है और विचारों की अनकही जुबां। शहर तुम गांव चलो। बहुत अच्छा विजयलक्ष्मी जी, आपने बहुत कुछ बातें बताई। आपकी एक जो पूरी यात्रा है हमारे कई श्रोता दोस्तों को एक प्रेरणा प्रस्तुत करेगी। तो आपने हमारे साथ ये कुछ बातें शेयर की, आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई। आपका शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जब जागे तभी सवेरा। इसको लक्ष्य में रखते हुए ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, और उम्र को भी नहीं देखें। उम्र कुछ भी नहीं होती है। जब भी हमें मौका मिलना चाहिए, हमें अपने शौक को अपने लिए पूरा करने चाहिए, साथ में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बननी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यही बातें है और यही मैं अपने लेखन के माध्यम से सभी को कहने के लिए कहती हूँ कि हम सभी को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। वो दिन में 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट तो देने ही चाहिए स्वाध्याय के लिए। अच्छा। इससे हमारी मानसिकता और विचार भी बदलते हैं। जी, आपकी यही बातों के साथ हम यहाँ श्रोता दोस्तों से विदा लेते हैं। फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार जी।